Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. देहरादून में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की अध्यक्षता। विकास कार्यों की प्रगति की ली जानकारी। उत्तराखंड के कुमायूं और गढ़वाल मंडल का होगा एकीकरण। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया स्पष्ट, कहा सरकार इस दिशा में कर रही काम। नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण। कुमायूं आईएएस दीपक रावत ने लिया जायजा। विचाराधीन प्रकरणों की विस्तार से ली जानकारी। 15 जून को लगने वाले कैची धाम मेले की तैयारी अंतिम चरण में। जाम से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। सकल सेवा से श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा कैची धाम। हरिद्वार श्यामपुर के गौरीशंकर पार्टी में झोपड़ी में लगी भीषण आग। एक मासूम की जलकर मौत, दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच कर रही पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वार्ड नंबर 6, दून बिहार, ब्रजलोक कॉलोनी, ग्राम पंचायत सेरकी, सहस्त्रधारा सहित अन्य क्षेत्रों में आरसीसी पाइप सुरक्षा, दीवार और जल निकासी से संबंधित निर्माण कार्यों को तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों को भी जल्द स्वीकृति दिलाई जाए, जिससे कि निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से संपन्न हो सके। और प्रदेश के कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम को एकीकृत करने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। दोनों निगमों के एकीकरण को लेकर सरकार को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और अब एक बार फिर दोनों निगमों के एकीकरण को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हम सभी से सहयोग की अपील करते हैं। साथ ही कहा कि इससे पर्यटन विभाग सशक्त रूप से उभरेगा और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अक्सर देखने को आता है कि जो पर्यटन कुमाऊं मंडल ने गढ़वाल मंडल निगम के क्षेत्रों में आपसी व्यवस्था बनाने की बात करते हैं तो उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, लेकिन दोनों निगमों के एकीकरण से इस समस्या का समाधान भी निकलेगा और पर्यटकों की बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के जो हमारे निगम हैं, इनको मर्ज करने का पहले से हमारा लक्ष्य था और ये मर्ज हम निश्चित रूप में आगे करेंगे। हम ये चाहते हैं सभी इसमें अपना सहयोग दें। इसके बाद जो है एक टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है सशक्त रूप से उभरेगा, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग जो कुमाऊं मंडल के पास आते हैं और वो कहते हैं साहब हमको बद्रीनाथ जाना है, तो वो बताते हैं कि साहब आपकी हम मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बद्रीनाथ हमारे कुमाऊं मंडल के नीचे नहीं आता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक टूरिज्म का एक डिपार्टमेंट हो, मजबूत डिपार्टमेंट हो तो हम। और वहीं एक तरफ जहां झमाझम लगातार बारिश हो रही है तो वहीं संगतों का जो आस्था है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में संगतों का जमावड़ा लगा हुआ है। पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बाद भी संगतों का उत्साह चरम पर है। 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पवित्र गुरुद्वारे में अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ पहुंच रही है संगतें। ठंडे मौसम और बर्फीली हवाओं के बीच भी संगतें कर रही है पवित्र सरोवर में स्नान। 11 दिनों में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान। 40,000 से अधिक संगतों ने किए गुरुद्वारे के दर्शन। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने जानकारी दी। यात्रा चुनौतीपूर्ण के साथ आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करने वाली विश्व भर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। बिंद्रा ने घांगरिया में तीर्थयात्रियों के लिए 2 नए हॉल के निर्माण को मंजूरी देने के लिए सीएम धामी का आभार जताया और इसी के साथ हॉल तीर्थयात्रियों को ठहरने और विश्राम करने की बेहतर सुविधा प्रदान करेगा। संगतों की यात्रा आरामदायक होगी। जिला प्रशासन और राज्य शासन की सराहना की। प्रशासन की सक्रिय भूमिका और समर्पण के कारण ही यात्रा हर साल होती है सुगम और सुरक्षित।
इसी के साथ सभी धर्मों के लिए ये आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है। फूलों की घाटी और लक्ष्मण मंदिर संगतों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नरेंद्रजीत बिंद्रा की संगतों से अपील है कि यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहे, प्लास्टिक मुक्त यात्रा को बढ़ावा दे और इसके साथ ही यात्रा की सफलता में श्रद्धालुओं का सहयोग और प्रशासन का समर्पण दोनों ही महत्वपूर्ण है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए पिछले 4 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, इसके बाद भी लगातार जो है संगतों का आस्था वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं? हाँ, बिल्कुल कहें, अगर सपना स्थिति अभी भी अगर कहें तो लगातार हम देहरादून की बात करें तो बारिश है, ऊपर भी कई जगह लगातार बारिश चल रही है। तो अभी भी बताया गया यही है कि बारिश रहेगी, कुछ 7 या 9 में आगे जाके कुछ मौसम ठीक रहेगा, लेकिन 10 के बाद फिर बारिश दिखाई देगी। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मई जून में हमें स्नोफॉल होता दिखाई दे रहा है और अच्छा स्नोफॉल दिखाई दिया है। कल भी स्थिति यही थी, आज सुबह भी स्थिति यही है, लेकिन उसके बाद अगर हेमकुंड साइड की बात करें तो वहां पर इस बर्फबारी के कारण भी कोई उत्साह में नजर नहीं आ रहा है संगतों को। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु की फतेह करते हुए संगतें लगातार यात्रा के लिए चल रही हैं, गुरु घर के पहुंच रही हैं और लगभग हम कहें 10 से 11 दिन हुए हैं और 40,000 से अधिक संगतों ने दर्शन कर लिए हैं। वह गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की अपनी अरदास करी है, सतसरोवर में जो सरोवर है, पवित्र सरोवर, उसमें स्नान किया। और अभी भी हम देख रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन यहाँ ऋषिकेश हेमकुंड गुरुद्वारे में होता है, अभी भी पंक्ति टूट नहीं रही है। लगातार मुझे जो लगता है पर डे 3,500-4 हजार संगतें डेली गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की यात्रा में वहां पर अपने आस्था के रूप में पहुंच रही हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि लगातार बारिश है, जो पगडंडी जो पैदल रास्ता है, भले ही काफी बर्फ जमी हुई है, लेकिन चाहे वो बूढ़े हों, लेडीज हों, चाहे किसी भी उम्र के आदमी हों, कोई उत्साह कम नहीं हो रहा है और लगातार संगतें यात्रा में लगातार निरंतर जारी है। बिल्कुल, देखिए क्या कुछ अगर व्यवस्था की बात कर ले तो की गई है, क्योंकि देखिए लगातार बारिश भी हो रही है और मौसम की बता दे तो देखिए मौसम भी लगातार अब करवटें लेता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कुछ व्यवस्था है, क्या इनकी ठहरने की कोई व्यवस्था की गई हो? हाँ सपना, मैंने कहा ना, ये जो गुरुद्वारा हेमकुंड से यात्रा होती है, ये ट्रस्ट द्वारा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जो ट्रस्ट है उसके द्वारा संचालित होती है और इनके ऋषिकेश से ये स्टार्ट होती है। और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा यात्रा तक अगर बात करें तो लगभग 7 से 8 गुरुद्वारे इनके अपने हैं, जहां पर संगतें जगह जगह जाके रुकती हैं। वहां पर खाने पीने, लंगर की, मेडिकल की सुविधा निःशुल्क होती है बिल्कुल। और जगह जगह हम कहें 15, 20 से 30-40 किलोमीटर में इनके अपने गुरुद्वारे हैं। वहां पर किसी प्रकार की भी, आप जानते हो गुरुद्वारे में जाओ तो किस प्रकार की सेवा मिलती है और अधिकतर सेवाएं जो वहां पर निःशुल्क होती हैं। ये अलग ही नजारा इन गुरुद्वारों का होता है और वही स्थिति यहाँ पर है कि संगतों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, बड़ा उत्साह यात्रा में दिखाई दे रहा है और काफी लोग जो है पूरे पंजाब से, दिल्ली से और अन्य स्थानों से लगातार लोग गाड़ियों से कहें, बाइकों से कहें, हर जगह से यहाँ ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और प्रतिदिन 3,500-4 हजार संगतें गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में लगातार पहुंच रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने विचाराधीन वादों, पुराने नक्शों का डिजिटलाइजेशन और इसी के साथ साथ कंपाउंडिंग, सीलिंग, भवन मानचित्र आदि प्रकरणों की जानकारी ली। साथ ही रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण कर पत्रवालियों और अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया। अधिकारी विकास प्राधिकरण कार्यालय अंतर्गत लंबित वादों का निस्तारण यथासंभव करे और इसी के साथ सबसे पुराने वाद का निस्तारण पहले हो, ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्राधिकरण कार्यालय में भवन मानचित्र स्वीकृत निर्धारित तिथि के अंतर्गत हो। ये जिम्मेदारी प्राधिकरण के अधिकारियों की हो और ऐसे में इसके लिए अधिकारी सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत कार्य संपन्न करे। आयुक्त ने मंडल के समस्त जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वो भी अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करते हुए लंबित वादों के निस्तारण की समीक्षा करें। साथ ही बीते 1 वर्ष में इन अधीनस्थ न्यायालयों में किए गए निरीक्षण की भी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जो पुरानी है, मान लीजिए कोई 2000 से चल रही, 99 से चल रही है, लेकिन उसमें कोई अवैध निर्माण था, कोई कमर्शियल चीज बनी थी, कोई रेजिडेंशियल बनी थी, तो उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक तो पहुंचना ही है।
वो या तो वो निरस्त हो जाएगा, सपोज ये होता है कि नहीं ठीक हो गया, या वो कंपाउंड हो जाएगा, और या फिर वो ध्वस्त होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज तो होनी चाहिए, और वो लंबित है किसी प्रकार से। तो आई थिंक ये ठीक व्यवस्था नहीं है और इसको ठीक करने के निर्देश दिए गए। जो भी हमारे एक्ट्स हैं, बायलॉज हैं, उसके तहत जो कार्रवाई वो डिफाइंड होती है, वो इस मामले में नहीं, चाहे कोई भी मामला हो अवैध निर्माण का, अवैध निर्माण से प्राधिकरण डील करता है तो उसमें जो सेट प्रोसीजर है उसके अनुसार कार्रवाई। और 15 जून को लगने वाले सुप्रसिद्ध कैची धाम मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं कैची धाम मेले के दौरान जाम से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें, कैची मेले में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से बाबा नीमकरौली महाराज के दर्शन के लिए आते हैं और बीते कुछ वर्षों से कैची धाम में जाम लगना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। जहां जाम के चलते पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं घंटों जाम में फंसे होने से पहाड़ों पर जाने वाले यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल लगने वाले कैची धाम मेले को लेकर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को और आम नागरिकों यात्रियों के लिए जो है रूट प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें श्रद्धालुओं को शटल सेवा के माध्यम से मेला क्षेत्र भेजा जाएगा। जाम से निपटने के लिए भीमताल, भवाली और नैनीताल के कुछ जगहों को पार्किंग के लिए चयनित किया गया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया है कि मेला क्षेत्र में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त फोर्स की मांग शासन स्तर पर की गई है। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें शटल सेवा से श्रद्धालुओं को कैची धाम भेजा जाएगा। बेसिक तैयारियां शुरू हो गई है, कुछ पार्किंग और आइडेंटिफिकेशन। इसके साथ ही जो भी मेले के बिना वहाँ पे निजी वाहन जो है उनको अलाउ नहीं करते हैं। जितने भी श्रद्धालु हैं शटल सर्विसेज से जाते हैं। तो भीमताल में, भवाली में, इसके अलावा जो है जो नैनी बैंड है वहाँ से भी 3-4 जगह से हम शटल सर्विसेज चला रहे हैं, तो उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। इसके साथ ही जो फोर्स की तैनाती है उसका भी डिप्लॉयमेंट हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि कैंची में बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं, तो उस टाइम रहने से भी बाकी फोर्स भी ये कैची धाम में जो टूरिस्ट लोग आते हैं या श्रद्धालु लोग आते हैं, आने वाले ये 14 और 15 तारीख को हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, जिसके देखते हुए परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसके अंतर्गत 2 स्तर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सबसे पहला एक कि हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स अलग अलग रूट्स के लिए तैनात कर दी गई हैं, जो वहां पर चेकिंग का कार्य करेंगी। इसके अलावा जो वाहन है उनको रोककर शटल सेवा चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत हमने टैक्सी यूनियन और बस की यूनियन से वार्ता कर ली है, ताकि आने वाले दिनों में टैक्सी और बसों की कमी ना हो। और वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। लगातार झमाझम बारिश हो रही है। उत्तराखंड में प्री मानसून की झमाझम बारिश का दौर जारी है। गर्मियों के मौसम में बरसात राहत दे रही है, तो ऐसे में मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और भारी बारिश का दौर जारी है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में हो रही है हल्की बारिश और सभी जिलों के अधिकतर हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। जून महीने में पहली बार ठंडक का एहसास हो रहा है, तो वहीं 6 जून तक प्रदेश भर में मौसम सुहाना रहेगा। 7 से 9 जून तक उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और वहीं मौसम विभाग की सलाह है कि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करें। तो मौसम विभाग की देखिए जो भविष्यवाणी है वो सटीक साबित हो रही है। उत्तराखंड में प्री मानसून में भी झमाझम बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। गर्मियों के मौसम में बरसात एक तरफ राहत भी दे रही है और वहीं दूसरी तरफ तो मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है, जहां तमाम जिलों में झमाझम बारिश हो रही है और इसी के साथ सभी जिलों को अधिकतर हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। तेज बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए लगातार बारिश हो रही है और जून में भी देखिए ठंडक का एहसास हो रहा है। अभी मौसम विभाग ने किन किन जिलों के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? देखिए, जून के महीने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार की बारिश हुई हो और इतना ठंडक का एहसास हो।
ये मौसम ऐसा होता है जून में कि लोग भरी गर्मी में परेशान होते थे और सोचते थे कि आखिरकार कब बारिश होगी और उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन इस बार जो है बादल जो है यहाँ पे प्री मानसून के रूप में जो है लोगों पर मेहरबान है और इस वजह से पर्यटक जो है उत्तराखंड की ओर यहाँ पर रुक कर रहे हैं। बात करें अगर हम मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने अभी जो है मानसून के लिए यहाँ पे जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में जो है तेज बिजली चमकने की और भारी बारिश की होने की जो है संभावना जताई जा रही है, जबकि जो निचले इलाके हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल, तो यहाँ पर हल्की बारिश जो है यहाँ पर चल रही है और बारिश होने की वजह से यहाँ का जो मौसम है वो सुहाना बना हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल जो है गर्मी नहीं है। अभी तक यहाँ पे कुछ दिन पहले तक यहाँ पे लोगों को एयर कंडीशनर और कूलर चलाते हुए देखा जा रहा था, लेकिन फिलहाल देखने में आ रहा है कि यहाँ पे अब केवल लोग पंखे से ही जो अपना काम चला रहे हैं। ऐसा होने से जो है बिजली की बचत भी हो रही है और मार्केट के अंदर जो सन्नाटा पसरा हुआ था गर्मी की वजह से वो भी खत्म हो गया है। पर्यटक बाजार में भी आ रहे हैं, लोकल लोग भी बाजार में पहुंच रहे हैं और अपना जो है खरीदारी करने में लगे हुए हैं। तेज बारिश के चलते जो है तापमान में काफी गिरावट हो गई है और जून महीने में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतनी ज्यादा यहाँ ठंडक है। अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 6 जून तक प्रदेश भर में जो है मौसम जो है वो सुहाना बना रहेगा। 7 से लेकर 9 जून तक उत्तराखंड में मौसम थोड़ा शुष्क होने की जो है संभावना भी जताई गई है। खास ये भी बताया जा रहा है कि 10 तारीख से जो है यहाँ पर जो है मानसून जो है वो दस्तक दे देगा और उसके बाद यहाँ पे झमाझम जो बारिश होगी उससे जो है और ज्यादा मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा और ठंडक रहेगा। इन मौसम विभाग की भविष्यवाणी को सुनने के बाद जो है कई पर्यटक जो है वो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उत्तराखंड आना चाहते हैं, लेकिन जो बर्फबारी का इलाका है वो मसूरी, नैनीताल आसपास में बिल्कुल नहीं है इस बार, क्योंकि जो ये महीना होता है इसमें बर्फबारी नहीं होती। बर्फबारी जो ऋषिकेश के आसपास जो मसूरी है या नैनीताल है वो जनवरी महीने में होती है। तो इस समय अगर बर्फबारी मिलेगी तो वो जैसे बद्री केदार की पहाड़ियां हैं, वहां पर हेमकुंड साहिब है, लेकिन वहां जाना लोगों के लिए आसान नहीं है। लेकिन फिर भी लोग इस उम्मीद से उत्तराखंड आ रहे हैं कि उन्हें यहाँ पे ठंडक का एहसास होगा और ये जो उम्मीद है उनकी वो सफल भी होती नजर आ रही है। बात करें अगर हम पर्यटक स्थल रामझूला की, लक्ष्मण झूला की, जानकी सेतु के आसपास जो टूरिस्ट आ रहा है वो यहाँ के सुहाने मौसम को देखकर काफी खुश नजर आ रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद वो यहाँ पे जन्नत की सैर करना है, क्योंकि जो गंगा का किनारा है और वहाँ पे जो भाप उठती है उसको देख करके आदमी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो बादलों के गोद में आ गया। तो सुबह को 5 बजे के आसपास का इस प्रकार का नजारा लोग अपने मोबाइल में भी कैद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सटीक साबित हो रही है और यहाँ पे झमाझम बारिश से मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए दीपक। और आगे बढ़ेंगे जहां पर हरिद्वार श्यामपुर के गौरी शंकर पार्किंग में झोपड़ी में भीषण आग लग गई, जिसमें एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति 4 बच्चों के साथ झुग्गी में रहकर जीवन यापन कर रहा था। घटना के वक्त व्यक्ति और उसकी पत्नी अपनी 2 बेटियों के साथ झुग्गी के बाहर सो रहे थे, जबकि दोनों बेटे झुग्गी के अंदर सो रहे थे। बताया जा रहा है कि सोने से पहले बच्चों ने झुग्गी में मोमबत्ती जलाई थी, जिससे कि आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग की चपेट में आने से बड़ा बेटा पूरी तरह से झुलस गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं छोटा बेटा झुलस गया है, जिसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी और श्यामपुर थाना प्रभारी नितेश शर्मा टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सीओ सिटी ने प्राथमिक जांच के आधार पर बताया कि आग लगने का कारण मोमबत्ती हो सकता है। हालांकि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। श्रीनगर में देर रात हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के वाहनों को सीज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए श्रीनगर सीओ अनुज कुमार ने बताया कि श्रीनगर में कुछ सिख युवकों और राजस्थानीय युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिससे कुछ स्थानीय युवक घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को रुद्रप्रयाग के पास से गिरफ्तार किया गया और साथ ही उनकी मोटरसाइकिलों को भी सीज किया गया है। सीओ अनुज कुमार ने सभी से इस प्रकरण में अनावश्यक, भ्रामक और आपसी भाईचारे के बिगाड़ने वाले तथ्यों को न फैलाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। मध्यरात्रि को श्रीनगर में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप कुछ स्थानीय युवकों का भारी राजस्थानी युवकों के साथ विवाद हुआ। विवाद के पश्चात मारपीट में कुछ स्थानीय युवक घायल हो गए।
घटना की गंभीरता का तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीनगर पुलिस द्वारा स्थानीय युवकों को समझाया गया एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें जानलेवा हमला के प्रयास सहित अन्य धाराएं सम्मिलित हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए टीमों का गठन किया गया एवं घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ उनकी मोटरसाइकिल की सीज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी पुलिस आप सभी से अनुरोध करती है कि सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए भ्रामक खबरों से बचें। घटना में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और गैर इरादतन हत्या के आरोपी विक्रांत कुमार को सेलाकोई पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए निगम रोड सेलाकोई पर राहगीरों और स्कूली छात्राओं को चोटिल कर दिया था, जिस संबंध में थाना सेलाकोई पर बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। घटना में चोटिल युवती अनुष्का रावत निवासी निगम रोड सेलाकोई की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद गवाहों के बयान और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर वाहन चालक विक्रांत के विरुद्ध और इरादतन हत्या की धारा 105 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है और न्यायालय के समक्ष पेश कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। और वहीं ऋषिकेश एमडीडीए कार्यालय के अनोखे अंदाज इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। दरअसल किसी के अवैध निर्माणों पर सीलिंग के बाद निर्माण कार्य करने पर तो बड़ी कार्रवाई और किसी के अवैध निर्माण पर सीलिंग के बाद निर्माण कार्य होने पर कार्रवाई जीरो है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद भी अवैध निर्माण पर 2 बार सीलिंग होने के बाद भी निर्माण कार्य होने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऋषिकेश एमडीडीए कार्यालय का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। एमडीडीए वीसी सचिव और उप सचिव के ऋषिकेश को अवैध निर्माण से मुक्त कराने की कार्रवाई को लगा रहे हैं पलिता। ऐसे कारनामों में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर देहरादून से आ रही टीमों पर क्या पड़ेगा प्रभाव और ऐसे में ऋषिकेश कार्यालय की अनदेखी से क्या वीसी सचिव और उप सचिव के ऋषिकेश को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का सपना साकार होगा? जनहित में एमडीडीए के नियमों का पालन कराने की आवाज उठाते रहेंगे। तो देखिए, ऋषिकेश एमडीडीए कार्यालय के अनोखे अंदाज देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ अवैध निर्माणों पर सीलिंग के बाद निर्माण कार्य करने पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी ओर अवैध निर्माण पर सीलिंग के बाद निर्माण कार्य होने पर कार्रवाई जीरो है। जहां ऋषिकेश एमडीडीए कार्यालय का यह दोहरा चरित्र उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद भी अवैध निर्माण पर 2 बार सीलिंग होने के बाद भी निर्माण कार्य लगातार उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे कारनामों को अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर देहरादून से आ रही टीमों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है। जनहित में एमडीडीए के खिलाफ पालन कराने की जो आवाज है वो लगातार हम उठाते रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, एमडीडीए का ये जो दोहरा चरित्र है वो लगातार दिखता हुआ नजर आ रहा है। शिकायत करने के बाद भी लगातार अवैध निर्माण जारी है। सबसे बड़ी बात है, सपना कहें तो लगातार हम यहाँ देखते हैं कहीं चीजें दोहरे मापदंड में दिखाई देते हैं और इस पर चीजें होती हैं तो फिर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि कहीं जो सीलिंग की कार्रवाइयां हुई हैं, कई जगह अगर निर्माण कार्य हुए तो उसमें जब शिकायत है तो एकदम जबरदस्त एक्शन हुआ और तुरंत उसको बंद करा दिया गया, दोबारा कर दिया। लेकिन कहीं ऐसे निर्माण हम देख रहे हैं कि जिनकी सीलिंग कार्रवाई हुई थी, एक बार हुई, फिर निर्माण चल रहा, फिर दूसरी बार कई कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बाद भी लगातार शिकायत रात दिन वहां निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन जब भी वहां शिकायतें पहुंच रही है, लेकिन उन शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो वही सबसे बड़ी बात है कि जो लगातार चाहे वो वीसी बंशीधर तिवारी हो, सचिव मोहन सिंह बर्निया हो और उप सचिव जो एसडीएम है ऋषिकेश के योगेश हो, लगातार ये जो एक मुहिम चलाई गई है यहाँ से कि ऋषिकेश को अवैध निर्माणों से मुक्त करना, जिससे राजस्व से ज्यादा आए, क्योंकि लगातार शिकायत आ रही है। इसलिए 5 टीमों का गठन भी किया गया, 5 जोन भी बनाए गए
लेकिन कई तरह की जब इस प्रकार की बातें हैं तो मनोबल टूटता है और जो सपने अधिकारियों देखे होते हैं उस पर कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस चीजें की चीजें जब कोई कार्रवाइयां हो रही हैं किसी पे भी हो तो वो एक लगातार कार्रवाइयां बिल्कुल उसको देखते कि सब पे बराबर चलनी चाहिए, ये नहीं किसी पे ज्यादा और किसी पे कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी चीजें हो तो कहीं ना कहीं एक दोहरा मानदंड तैयार नजर आता है कि कहीं ना कहीं दोहरा चीजें दिखाई दे रही हैं, एक पे मेहरबानी और दूसरे पे इतना बड़ी कार्रवाइयां, तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो यही कहना है कि लगातार जिस हिसाब से वरिष्ठ अधिकारियों ने चाहे कि ऋषिकेश को अवैध निर्माण से मुक्त कराना और एक बहुत सुंदर तस्वीर एक वहां पर लानी है और एमडीए के नियमों का पालन करना सबसे बड़ी प्राथमिकता और ये होना चाहिए। इसमें सभी अधिकारियों को फर्ज है और इन्हीं चीजों को हम उठाते रहते हैं क्योंकि हम लगातार एमडीडीए के नियमों को पढ़ते हैं और उसपे हम देखते हैं कहाँ अनदेखी आ रही है, तो उस चीज को हम उठाते हैं ताकि जो अधिकारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं ताकि इसका पालन कर सके। ये एक हमारी जनहित में चीज होती है और इसी चीज को हम लगातार उठाते रहते हैं। बिल्कुल। और देखिए लगातार इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती रही हैं और कोर्ट भी हालांकि अब इसमें दखल अंदाजी कर लिया। इसके बाद भी लगातार इस तरह के कार्रवाइयों को ना होना, इस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।